कोई बताएगा कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? अर्थ प्रेशर एड्रेस किया था खत्म। वो कंप्लीट किया था हमने। जी सर। ओके ओके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी। तो रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी। तो दो क्लासिकल अर्थ प्रेशर थ्योरीज दी गई जो एक्सप्लेन करते हैं लैटरल अर्थ प्रेशर ऑन द रिटेनिंग वॉल। ठीक है। दो क्लासिकल अर्थ प्रेशर थ्योरीज दी गई है जो हमें एक्सप्लेन करते हैं लैटरल प्रेशर ऑन द रिटेनिंग वॉल। वो पहले थी कोलम्स थ्योरी एंड दूसरी है रैंकाइन की। हालांकि पहले कोलम्स ने दी थी लेकिन पहले रैंकाइन्स ही पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि रैंकाइन्स जो है इसकी थ्योरी जो है वो सिंपल है। कोलम ने जो थ्योरी दी थी वो उसने स्लाइटली कॉम्प्लिकेट की थी। क्यों? क्योंकि उसने एक एडिशनल पैरामीटर लिया था। वो एडिशनल पैरामीटर क्या था? कोफिशिएंट ऑफ वॉल फ्रिक्शन। ये इसने एक एडिशनल पैरामीटर लिया था जिससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है वहां पे। इसी वजह से पहले हम रैंकाइन थ्योरी पढ़ते हैं। अब अब रैंकाइन ने कंसिडर किया स्ट्रेस इन द सॉइल मास। ठीक है। रैंकाइन ने कंसिडर किया स्ट्रेस इन द सॉइल मास when the soil is in the state of plastic equilibrium। ठीक है। रैंकाइन ने कंसिडर किया स्ट्रेस इन द सॉइल कब? जब सॉइल जो है वो है इन द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। मींस जब सॉइल में फेलियर इमिनेंट है एट एवरी पॉइंट। ठीक है। मींस जब सॉइल में फेलियर इमिनेंट है, मींस व्हेन द फेलियर इज इमिनेंट इन द सॉइल एट एवरी पॉइंट। क्लियर? Now, this is known as general state of plastic equilibrium. This is known as general state of plastic equilibrium. तो अगर हम एक्चुअली देखें रिटेनिंग वॉल के पीछे पूरी सॉइल प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में नहीं जाती है। Only a portion of soil goes into the state of plastic equilibrium. Only a portion of soil goes into the state of plastic equilibrium. ठीक है। और जो ये पोर्शन ऑफ सॉइल जाता है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में, इसको हम बोलते हैं लोकल स्टेटस ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। इसको हम कहते हैं लोकल स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। और ये जो रिटेनिंग वॉल पे प्रेशर आ रहा है, और ये जो रिटेनिंग वॉल पे प्रेशर आ रहा है, लेटरल प्रेशर आ रहा है, ये इसी का कॉन्सिक्वेंस है। किसका कॉन्सिक्वेंस है? A portion of backfill coming under the
कंडीशन ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैंने बोला ये जो अर्थ प्रेशर पे ये जो रिटेनिंग वॉल पे अर्थ प्रेशर लग रहा है, ये किसका, ये इसी का कॉन्सिक्वेंस है। किसका कॉन्सिक्वेंस है? a portion of soil in the backfill coming under the plastic equilibrium condition। यहां तक क्लियर है सबको? जी सर। ये रिपीट। लास्ट पॉइंट रिपीट कीजिए। हाँ, लास्ट में मैंने बताऊंगा। लास्ट पॉइंट में मैंने बताया कि ये जो अर्थ प्रेशर, वो रिटेनिंग वॉल पे अर्थ प्रेशर है, ये इसी का कॉन्सिक्वेंस है। किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है? कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट। किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है? ए पोर्शन ऑफ सॉइल कमिंग अंडर द कंडीशन ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। एक पोर्शन ऑफ सॉइल जो चला जाता है इन द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, उसी चीज का कॉन्सिक्वेंस है कि रिटेनिंग वॉल पे लैटरल प्रेशर आ रहा है। क्लियर? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। नाउ रैंकाइन ने जब अपनी थ्योरी दी थी तो उसने कुछ एजम्पशंस लिए थे। रैंकाइन ने जो कुछ थ्योरी दी थी, जब अपनी थ्योरी दी थी तो उसने कुछ एजम्पशंस लिए थे। अब वो एजम्पशंस क्या है? सबसे पहले उसने कंसिडर किया सेमी इनफाइनाइट मास ऑफ सॉइल। सेमी इनफाइनाइट मास ऑफ सॉइल। सेमी इनफाइनाइट मतलब अगर ये रिटेनिंग वॉल है, along top the soil is finite, along retaining wall side this soil is also finite, and downwards and towards backfill this soil is infinite। ठीक है, तो रैंकाइन ने कंसिडर किया था सेमी इनफाइनाइट मास ऑफ सॉइल which is bound by horizontal soil surface, which is bound by horizontal soil surface, this is horizontal soil surface, which is bound by horizontal soil surface and smooth vertical side of retaining wall। ठीक है, एक साइड से हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दूसरे साइड से स्मूथ वर्टिकल साइड है रिटेनिंग वॉल का। जब हमने स्मूथ की बात की तो हमने वॉल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड वॉल मटेरियल, वो नेग्लेक्ट किया, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला जब हमने स्मूथ वर्टिकल साइड की बात की, जो फ्रिक्शन होगा बिटवीन सॉइल पार्टिकल एंड रिटेनिंग वॉल वो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा उसने कंसिडर किया सॉइल जो है वो कोहेशनलेस है, होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक है। और ड्राई है। इसके अलावा उसने एज्यूम किया कि सॉइल जो है वो है इन द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। सॉइल जो है वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में है एंड रप्चर सरफेस इज प्लेनर।
रप्चर सरफेस इज प्लानर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फेलियर सरफेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे फेलियर सरफेस है, तो दिस फेलियर सरफेस इज प्लानर, ये कर्व्ड नहीं है। प्लानर फेलियर सरफेस। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. नाउ अब कंसिडर करो एक रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट एच। अब कंसिडर करो एक रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट एच। नाउ लेट्स कंसिडर रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट एच जो कि इनिशियली नॉन यील्डिंग है, जो कि इनिशियली नॉन यील्डिंग है, मींस अपनी जगह पे है, मूव नहीं कर रहा है, एंड इट इज रिजिड, ये रिजिड है। तो हमने क्या किया, हमने फिलहाल कंसिडर किया एक रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट एच जो कि इनिशियली नॉन यील्डिंग है और ये रिजिड है। ना अगर हम किसी डेप्थ पे कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल एट सम डेप्थ z, now if we consider a soil element at some depth z, डेप्थ z पे सॉइल एलिमेंट में कंसिडर करूं, इस सॉइल एलिमेंट पे कौन सा स्ट्रेस होगा? एक तो वर्टिकल स्ट्रेस होगा सिग्मा z, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होगा सिग्मा x। ठीक है, तो अगर मैं एट डेप्थ z एक सॉइल एलिमेंट कंसिडर करूं, इस सॉइल एलिमेंट पे एक तो वर्टिकल स्ट्रेस होगा सिग्मा z और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होगा सिग्मा x। अब वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा z किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाइड बाय दिस डेप्थ। ये तो आपको पता है। नाउ अगर हम एज्यूम करें कि इस सॉइल एलिमेंट पे नो शेयर स्ट्रेसेस आर एक्टिंग, अगर हम मान लें कि इस सॉइल एलिमेंट पे शेयर स्ट्रेसेस एक्ट नहीं कर रहे हैं, देन these sigma z and sigma x will become principal stresses। सिग्मा एक्स जो है एंड सिग्मा जेड ये क्या बन जाएंगे फिर? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, जिसमें दो में से जो बड़ा होगा वो बन जाएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एंड दो में से जो छोटा होगा वो बन जाएगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो फिलहाल यहाँ पे बड़ा इनमें से होता है वर्टिकल स्ट्रेस, तो वर्टिकल स्ट्रेस जो है वो बन जाएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा वन, एंड जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है सिग्मा एक्स ये बन जाएगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा थ्री। और सिंस वॉल जो है यील्ड नहीं कर रहा है, सिंस वॉल जो है अभी यील्ड नहीं कर रहा है, तो जो सॉइल है, सॉइल अब ये अभी तक यहाँ पे स्टेबल है, सॉइल यहाँ पे अभी तक स्टेबल है। और अगर हम मोहर सर्कल इस केस में बनाएंगे, अगर हम मोहर सर्कल इस केस में बनाएंगे, तो मोहर सर्कल जो है दैट विल नॉट टच द फेलियर एनवलप, वो फेलियर एनवलप को भी टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सॉइल अभी स्टेबल है।
तो अगर ये फेलियर एनवेलप है, ये फेलियर एनवेलप 0 से क्यों स्टार्ट हो गया? क्योंकि मैंने आपको बोला कोहेशनलेस सॉइल है। मैंने आपको बोला कोहेशनलेस सॉइल है। So this is phi। तो ये भी होगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाई। तो अगर हमें मोर सर्कल इस केस में बनाना है, स्टेबल केस में बनाना है, वो कुछ ऐसा आएगा। स्टेबल कंडीशन में कुछ ऐसा आएगा, वेयर दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पे सिग्मा जेड है, एंड दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पे सिग्मा एक्स है। ठीक है, क्योंकि स्टेबल कंडीशन है तो इट्स मोर सर्कल विल नॉट टच द फेलियर एनवेलप। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. सबको अच्छे से क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, अब अगर if the retaining wall rotates about its toe, अब अगर retaining wall rotate कर रहा है about its toe away from the backfill like this, अब अगर retaining wall मूव कर रहा है away from the backfill like this, तो क्या होगा? जो सॉइल है रिटेनिंग वॉल के पीछे वो भी इसी के साथ चली जाएगी, वो भी इसी के साथ चली जाएगी। बट रिमेंबर, पूरी सॉइल इसी के साथ नहीं जाएगी, ओनली अ पोर्शन ऑफ द सॉइल इन द रिटेनिंग वॉल इसी के साथ चली जाएगी। बट दैट सॉइल विल नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास। अभी वो ब्रेक नहीं होगी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। जब रिटेनिंग वॉल मूव करेगा अवे फ्रॉम द बैकफिल, इसके साथ जो सॉइल है दैट विल आल्सो मूव विद द रिटेनिंग वॉल, और वो सॉइल जब मूव करेगी विद रिटेनिंग वॉल, उसकी टेंडेंसी होगी टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास। लेकिन अभी वो ब्रेक नहीं होगी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास। क्यों? क्योंकि उसको शेयर स्ट्रेंथ ब्रेक होने नहीं देता है, क्योंकि इसको शेयर स्ट्रेंथ ब्रेक होने नहीं देता है। तो शेयर स्ट्रेंथ जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। दिस इज द सॉइल वेज, दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन, और यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ ऐसे एक्ट करती है अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो एक डायरेक्शन ऐसा आएगा शेयर स्ट्रेंथ का, और दूसरा कंपोनेंट यहां से आएगा। खैर हमें इसके साथ कुछ नहीं है, हमें इसके साथ है। तो शेयर स्ट्रेंथ जो है ये एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से ये शेयर स्ट्रेंथ इसको ब्रेक होने अभी नहीं देता है। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब मुझे बताओ, अब सॉइल में क्या हो गया? सॉइल में हो गया एक्सपेंशन। ठीक है, सॉइल में एक्सपेंशन हो गया। अब अर्थ प्रेशर तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ओवरऑल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्या होगा? ओवरऑल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओवरऑल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर हम वो मोहर सर्कल के फॉर्म में देखेंगे, वो कुछ ऐसा आएगा।
तो वो कुछ ऐसा आएगा, अगर वो मोर सर्कल फॉर्म में हम देखेंगे वो कुछ ऐसा आएगा। दिस, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस डिक्रीज हो गया, डिक्रीज डिक्रीज मीन्स टुवर्ड्स हॉरिजॉन, सो दिस विल बी द न्यू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, सिग्मा एक्स डैश। इसी तरह जब वॉल मूवमेंट और हो गई, ठीक है, तो सॉइल फिर से एक्सपैंड हो गई, तो फिर से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कम होगा। तो अगर हम उस केस में मोहर सर्कल बनाएंगे तो उस केस में मोहर सर्कल ऐसा बनता है। ऐसा बनता है मोहर सर्कल, और कम होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, और अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा जब आप सॉइल का मोहर सर्कल प्लॉट करोगे एंड दैट मोहर सर्कल विल टच द फेलियर एनवलप, ये सिचुएशन आएगी। और इस टाइम मान लो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है सिग्मा एक्स ट्रिपल डैश। जब ये सिचुएशन आएगी तो आपको पता चलेगा कि इस सॉइल में अब फेलियर क्या है, इमिनेंट है, तैयार है। तो हम कहते हैं कि सॉइल अब किस स्टेट में चली गई है, सॉइल अब प्लास्टिक स्टेट में है। मतलब क्या है इस चीज का, मतलब ये है कि इस सॉइल में इतना एक्सपेंशन हुआ है कि एंटायर shear strength has been mobilized in resisting the breaking away of the soil। और अगर अब जरा सी भी वॉल मूवमेंट हो गई तो सॉइल में अब फेलियर आएगा। ठीक है, तो सॉइल यहां पे किस स्टेट में है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में है। तो जब यहां पे सॉइल प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में चली गई तो हम इसको कहते हैं रैंकाइंस एक्टिव स्टेट, इसको हम कहते हैं रैंकाइंस एक्टिव स्टेट। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. किसी को रिपीट करना है? किसी को रिपीट करना है? रैंकाइंस एक्टिव स्टेट सबको समझ आया? सर ये रिपीट कीजिए, एक्टिव स्टेट। हाँ, एक्टिव स्टेट, देखो देखो, जब वॉल मूवमेंट होती है तो सॉइल जो है इन द फॉर्म ऑफ दिस वेज वो उसी के साथ मूव, वॉल के साथ ही मूव करती है। जब ये सॉइल वॉल के साथ ही मूव करती है, इसकी टेंडेंसी होती है टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास। बट ये ब्रेक अवे अभी नहीं होती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास। क्यों? क्योंकि यहां से शेयर स्ट्रेंथ एक्ट करती है सॉइल की, और ये शेयर स्ट्रेंथ जो है इसको ब्रेक अवे होने नहीं देता है। तो सिर्फ क्या होता है फिर यहाँ पे सॉइल में, यहाँ पे सॉइल में सिर्फ फिर ओनली एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ओनली एक्सपेंशन होता है। जब एक्सपेंशन होता है तो इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कम होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस डिक्रीज होता है। तो अगर हम उस स्टेट में मोर सर्कल बनाएंगे, उस स्टेट में, ये तो पहला स्टेट था रेड वाला मोर सर्कल, उसके बाद चूंकि जब वॉल मूवमेंट होती है सॉइल में एक्सपेंशन होता है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस डिक्रीज होता है। तो उन स्टेट्स में अगर आप मोर सर्कल बनाओगे वो कुछ ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। नाउ अब अगर वॉल मूवमेंट इतनी हो गई कि सॉइल में इतना एक्सपेंशन हो गया कि एंटायर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल जो है वो मोबिलाइज हो गई है
किसके लिए मोबिलाइज हो गई है? इन प्रिवेंटिंग द, ठीक है, किसके लिए प्रिवेंट कर रही है? इन प्रिवेंटिंग द ब्रेकिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब वॉल मूवमेंट इतनी हो गई कि सॉइल में इतना एक्सपेंशन हो गया कि एंटायर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल जो है वो मोबिलाइज की गई है इन रेजिस्टिंग द ब्रेकिंग अवे ऑफ द सॉइल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास, उस केस में हम कहते हैं कि सॉइल जो है ये इन द वेज, ये है अब इन द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम का मतलब इसमें फेलियर अब इमिनेंट है, किसी भी टाइम फेलियर आ सकता है। अगर वॉल मूवमेंट जरा से भी होगी इसमें अब फेलियर आएगा। और ये जो यहाँ पे सॉइल जो है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में चली गई, इसी को हम कहते हैं रैंकाइन्स एक्टिव स्टेट। इसी को हम कहते हैं रैंकाइन्स एक्टिव स्टेट। और इस रैंकाइन्स एक्टिव स्टेट के लिए अगर हम मोहर सर्कल देखेंगे वो कुछ ऐसा आएगा, इट विल टच द फेलियर एनवलप। जब फेलियर एनवलप को टच करेगा तो हमें पता चलेगा कि इसमें अब फेलियर इमिनेंट है। अब देखो यहां पे, अब इंपॉर्टेंट यहां पे है, जब ये सॉइल रैंकाइन्स एक्टिव स्टेट में चली गई, इस स्टेट में जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होगा सॉइल में, इस स्टेट में जो सॉइल में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होगा, दैट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इज नोन एज एक्टिव अर्थ प्रेशर। इसी हॉरिजॉन्टल प्रेशर को हम बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। सो दैट मींस दिस सिग्मा एक्स ट्रिपल डैश, ये कौन सा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है? ये वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है व्हेन द सॉइल इज इन द प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, और यही हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कहलाएगा एक्टिव प्रेशर ऑन द रिटेनिंग वॉल। क्लियर हुआ सबको? यस सर। शिवा, मेहरुल्ला? यस सर, क्लियर है। जी सर, समझ आया। ओके, सो दैट मींस व्हाट इज एक्टिव प्रेशर नाउ? एक्टिव प्रेशर वो प्रेशर है जब सॉइल चली जाती है इन द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। कब? व्हेन द रिटेनिंग वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल। उस टाइम पे जो सॉइल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस एक्सर्ट करती है या हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक्सर्ट करती है रिटेनिंग वॉल पे, दैट प्रेशर इज नोन एज एक्टिव अर्थ प्रेशर। रिमेंबर, ठीक है? रिमेंबर, व्हेन द रिटेनिंग वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, फिर जब वहां पे बैकफिल जो है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में चली जाती है, उस टाइम पे जो बैकफिल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस या प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट प्रेशर इज नोन एज एक्टिव अर्थ प्रेशर। ओके, सो दिस इज द फेलियर मोहर सर्कल एट द टाइम ऑफ फेलियर। तो फेलियर किस प्लेन पे आ रहा है? फेलियर इस प्लेन पे आ रहा है। अगर इस प्लेन की इंक्लिनेशन देखनी है तो यू हैव टू ज्वाइन इट विद द पोल। पोल यहां पे ये है, तो ये वाला एंगल जो है दिस विल बी द एंगल ऑफ द फेलियर प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, और जो कि हम थीटा रखते हैं। तो अगर हम सेंटर पे ज्वाइन करें, so if this angle is theta, then the angle at center it will be 2 theta. twice theta. Exactly, this will be 2 theta. Okay, this angle is phi. तो अगर हम कंसिडर करेंगे ओ ए सी, अगर हम ट्राइंगल ओ ए सी कंसिडर करेंगे, दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल विल बी 180 minus 2 theta, this angle will be 180 minus 2 theta, and this angle will be 90 degree. क्यों? क्योंकि रेडियस जो है 90 डिग्री एंगल बनाती है विद टेंजेंट। सो अगर हम साइन फाई निकालेंगे तो साइन फाई किसके बराबर होगा? साइन फाई होगा बराबर ए सी
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा OC, तो sin phi विल बी इक्वल टू AC इज द रेडियस, रेडियस आपको पता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 होल डिवाइड बाई OC, OC इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, और वो होता है बराबर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2, तो sin phi विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट सिग्मा 1 बाई सिग्मा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाई बाई 1 माइनस साइन फाई। इसको रखो इक्वेशन फर्स्ट, इसको रखो इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब मुझे बताओ, हेयर सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमने कौन सा रखा है, वर्टिकल स्ट्रेस रखा है, किसके बराबर है, गामा इंटू जेड के बराबर है। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, अब हम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस रखा था ना इन द रैंकाइन्स एक्टिव स्टेट, सो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा एक्स ट्रिपल डैश, और अगर आप यहां पे देखोगे इट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस ऑफ ऑल द केसेस, अगर आप यहां पे देखोगे इट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस ऑफ ऑल द केसेस। अब देखो सब केसेस में ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है, सो वो हम लिखेंगे सिग्मा एक्स मिन, और मैंने आपको बोला क्योंकि ये रैंकाइन्स एक्टिव स्टेट में है तो यही होगा हमारा एक्टिव प्रेशर। यूज करो इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लो। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमें, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 3, नहीं इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, सिग्मा, हाँ सिग्मा 1 बाई सिग्मा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन फाइव। हमें निकालना है सिग्मा 3, तो अगर उल्टा करेंगे तो सिग्मा 3 बाई सिग्मा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव, तो सिग्मा 3 विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो सिग्मा 3 तो वो हमने यहां पे देखा इट इज द एक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा जेड है वही हमने रखा गामा इंटू जेड इंटू 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव, और ये जो 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव है यही है हमारा के ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। सो देन अर्थ प्रेशर एट एनी डेप्थ z पी ए किसके बराबर आएगा, के ए गामा जेड। So this is the active earth pressure at any depth z, और अगर हम देखेंगे it also varies linearly with the depth, ये भी linearly depth के साथ वेरी कर रहा है, and its
variation is triangular. इसकी वेरिएशन भी ट्राइंगुलर है. And remember, in active state में जब वॉल मूवमेंट होती है तो सॉइल में उतना स्ट्रेन नहीं आता है. एक्टिव स्टेट में जब वॉल मूवमेंट होती है तो सॉइल में उतना स्ट्रेन नहीं आता है. अब कितना स्ट्रेन आता है? फॉर डेंस सैंड, अगर डेंस सैंड है बैकफिल में, डेंस सैंड में अराउंड 0.2% स्ट्रेन आता है. एंड फॉर लूज सैंड में अराउंड 0.5% स्ट्रेन आता है. ठीक है, डेंस सैंड में अराउंड 0.2% एंड लूज सैंड में अराउंड 0.5% स्ट्रेन आता है. And tell me, what will be this angle? This is the failure plane. ये failure plane है. ये एंगल होगा थीटा. चूंकि horizontal plane जो है, this plane will be major principal plane, so this angle will be theta, and this theta will be equal to 45 plus 5/2. 5/2. क्योंकि vertical stress हमने लिया major principal stress, so this plane is perpendicular to vertical stress. तो ये होगा major principal plane. तो इसके साथ ये जो एंगल बनाएगा that will be 45 plus 5/2. चले आगे. चले आगे. सर बस. आपको कॉलेज आना है? थोड़ा सा है मेहरुला, पैसिव स्टेट थोड़ी सी है, उतना नहीं है, थोड़ा सा है. ठीक है सर. सर बा क्यों को मत. नहीं वो तो लेट ही आते हैं. सर मैं लीव करूं, मुझे फिर लेट हो जाता है. कोई बात नहीं, आप फिर वीडियो देखना. ओके सर, ठीक है. अब देखो यहाँ पे नाउ, अब अगर वॉल मूवमेंट होगी टुवर्ड्स द बैकफिल, शायद आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Now, if the wall movement is towards the backfill, like this, अब सॉइल में क्या होगा? कंप्रेशन होगा. चलो मैं यहाँ पे नई डायग्राम बनाता हूँ. अगर वॉल मूवमेंट अब है टुवर्ड्स द बैकफिल लाइक दिस, तो व्हाट विल हैपन टू द सॉइल? सॉइल में अब क्या होगा? अब सॉइल में कंप्रेशन होगा. अब सॉइल में कंप्रेशन होगा. ठीक है. नाउ कंप्रेशन विल टेक प्लेस. अब जब सॉइल में कंप्रेशन होगा तो सॉइल में फिर से टेंडेंसी होगी टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास. लेकिन यहां पे भी इसको ब्रेक होने से कौन बचाता है? यहां पे भी इसको ब्रेक होने से बचाती है शेयर स्ट्रेंथ. अब शेयर स्ट्रेंथ यहां पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. तो अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट हमें आएगा टुवर्ड्स द रिटेनिंग वॉल एंड दूसरा कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड्स. खैर हमें डाउनवर्ड कंपोनेंट के साथ कुछ नहीं है, हमें देखना है टुवर्ड्स द रिटेनिंग वॉल. ठीक है. तो मैंने कहा यहां पे नाउ इफ द रिटेनिंग वॉल मूव्स टुवर्ड्स द बैकफिल,
द कंप्रेशन ऑफ द सॉइल विल टेक प्लेस एंड इस सॉइल की टेंडेंसी होगी टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास, लेकिन यहाँ पे भी उसको ब्रेक होने से बचाएगा शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ उसको ब्रेक होने नहीं देगा। बट शेयर स्ट्रेंथ की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, टुवर्ड्स द रिटेनिंग वॉल, और जो सॉइल प्रेशर एक्सर्ट होगा वो भी होगा टुवर्ड्स द रिटेनिंग वॉल। तो उस वजह से ओवरऑल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इंक्रीजेस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इंक्रीजेस। और इस केस में अगर हम मोहर सर्कल देखेंगे तो मोहर सर्कल इस केस में हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो मोहर सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा अब दिखेगा मोहर सर्कल। तो आप क्लियरली देखोगे यहां पे, आप देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इंक्रीज हो गया। अब अगर वॉल मूवमेंट फिर से हो गई तो अगेन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस विल इंक्रीज। तो मोहर सर्कल अगर हम यहां पे देखेंगे, मोहर सर्कल ऐसे होगा, दिस विल बी द मोहर सर्कल। और एक स्टेज आएगा, नाउ ए स्टेज विल ऑकर, एक स्टेज अब आएगा जब क्या होगा, जब मोहर सर्कल विल रिड्यूस टू अ पॉइंट, मोहर सर्कल विल रिड्यूस टू अ पॉइंट। उस केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस सिग्मा एक्स विल बी इक्वल टू वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा जेड, याद रखना, ठीक है। अब अगर वॉल मूवमेंट फिर से हो रही है तो एक स्टेज आएगा व्हेन मोहर सर्कल विल रिड्यूस टू पॉइंट, और उस स्टेज में क्या होगा, द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू वर्टिकल स्ट्रेस। अब अगर वॉल मूवमेंट फिर से हो गई, नाउ द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस विल टेक प्लेस। ठीक है, तो मैंने बोला अगर इस स्टेज के बाद फिर से वॉल मूवमेंट हो गई, नाउ द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस विल टेक प्लेस। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस मतलब अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस विल बी ग्रेटर देन वर्टिकल स्ट्रेस। जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस ज्यादा होगा वर्टिकल स्ट्रेस से, सो अब माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाएगा वर्टिकल स्ट्रेस एंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाएगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ओके, सो अब अगर हम मोहर सर्कल देखेंगे उस केस में, उस केस में अगर हम अब मोहर सर्कल देखेंगे, अब मोहर सर्कल कुछ ऐसे बनेंगे, अब ऐसे बनेंगे मोहर सर्कल। दिस पॉइंट आपको पता है, दिस पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो सिग्मा जेड होगा। दिस पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और वो यहाँ पे अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होगा। फॉर एग्जांपल दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इज सिग्मा एक्स डैश। अब अगर वॉल मूवमेंट ओवर हो गई तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस विल इंक्रीज। तो अगर हम मोहर सर्कल देखेंगे उस केस में, मोहर सर्कल उस केस में कुछ ऐसा बनेगा। So this stress will be sigma x double dash, and ultimately एक स्टेज आएगा जब आप मोहर सर्कल बनाओगे उस केस के लिए, द मोहर सर्कल विल टच द फेलियर एनवलप। तो मान लो फॉर एग्जांपल सिग्मा एक्स ट्रिपल डैश पे, यहां पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है और इस केस में मोहर सर्कल ने टच किया फेलियर एनवलप को। अब जो ही फेलियर मोहर सर्कल ने, अब जो ही मोहर सर्कल ने टच किया फेलियर एनवलप को, तो आप लोग समझ गए कि इस सॉइल में अब फेलियर इमिनेंट है। तो हम क्या समझे,
हम ये समझ गए कि ये जो सॉइल है, ये जो सॉइल है यहाँ पे, ये चली गई है इन द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। और यहां पे इस स्टेट को कहते हैं, यहां पे हम इस स्टेट को कहते हैं रैंकाइन्स पैसिव स्टेट। और इस स्टेट में क्या हुआ होता है, इस स्टेट में ये हुआ होता है कि एंटायर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल जो है वो मोबिलाइज हो चुकी है इन रेजिस्टिंग द ब्रेकिंग अवे ऑफ द सॉइल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास। अगर वॉल मूवमेंट जरा सी अब हो गई तो सॉइल में अब फेलियर आएगा। और इस स्टेज में जो सॉइल में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होगा या सॉइल में जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर होगा, उस प्रेशर को हम बोलते हैं पैसिव प्रेशर। क्लियर है सबको? यस सर। महरुल्ला, महरुल्ला मोहद्दिसा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अगर हम मोहर सर्कल देखेंगे, मोहर सर्कल पे अब उस टाइम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कितना है, रैंकाइन्स पैसिव स्टेट में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कितना है, या जब सॉइल प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में चली गई उस टाइम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कितना है, वो तो सिग्मा एक्स ट्रिपल डैश है, ये है। और मैंने आपको बोला यही होगा पैसिव प्रेशर हमारा। अब पैसिव प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है? पैसिव प्रेशर वो प्रेशर होता है जो सॉइल एक्सर्ट करती है रिटेनिंग वॉल पे। कब? जब वॉल की मूवमेंट हो टुवर्ड्स द बैकफिल एंड सॉइल चली जाए इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, तब जो सॉइल एक्सर्ट करती है प्रेशर रिटेनिंग वॉल पे, उसको हम कहते हैं पैसिव प्रेशर। तो अगर हम यहां पे देखेंगे ग्राफ में, दिस मोहर सर्कल विल कॉरस्पॉन्ड टू प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, और इस केस में जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है सिग्मा एक्स ट्रिपल डैश है। तो आपको क्लियरली पता चलता है दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल द केसेस। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो है इट इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल द केसेस, और यही होगा हमारा पैसिव प्रेशर। तो अगर हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, सिग्मा 1 by sigma 3 is equal to 1 plus sin phi by 1 minus sin phi. तो सिग्मा 1 will be equal to 1 plus sin phi by 1 minus sin phi into sigma 3. Now, अब सिग्मा 1 यहाँ पे क्या है? सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, वो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस हमने अभी देखा, कहाँ गया, ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस यहाँ पे है प्लास्टिक केस में सिग्मा एक्स ट्रिपल डैश, और वही है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, और वही है पैसिव प्रेशर। ठीक है। अब माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है? वो वर्टिकल स्ट्रेस हमने रखा था, वो तो कांस्टेंट रहेगा सिग्मा इंटू जेड। तो यूज कर लो इस इक्वेशन में। तो पैसिव प्रेशर विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन फाइव into gamma z. This 1 plus sin phi by 1 minus sin phi, यही होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ पैसिव प्रेशर Kp।
So PP will be equal to Kp gamma Z. So this is the passive pressure at any depth Z. और remember ये भी linearly vary कर रहा है डेप्थ के साथ। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसकी भी वेरिएशन होगी ट्रायंगुलर। इसका मतलब है इसकी भी वेरिएशन होगी ट्रायंगुलर। नाउ रिमेंबर पैसिव केस में सॉइल में सबसे ज्यादा स्ट्रेन आता है। पैसिव केस में सॉइल में सबसे ज्यादा स्ट्रेन आता है। डेंस सैंड्स के लिए ऑलमोस्ट 2% स्ट्रेन आता है और लूज सैंड्स के लिए ऑलमोस्ट 15% स्ट्रेन आता है। 15% स्ट्रेन आता है। एंड ऑल्सो इफ दिस इज अ फेलियर प्लेन, ये फेलियर प्लेन है, तो मुझे बताओ इफ दिस इज एन एंगल थीटा, तो थीटा यहां पे किसके बराबर होगा? थीटा यहाँ पे बराबर नहीं होगा 45 प्लस 5/2। थीटा यहाँ पे ये वाला थीटा बराबर होगा 45 माइनस 5/2। वाई? क्योंकि यहाँ पे चूंकि रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो गया, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इट इज माइनर प्रिंसिपल प्लेन, इट इज नॉट मेजर प्रिंसिपल प्लेन। यहाँ पे वर्टिकल प्लेन है मेजर प्रिंसिपल प्लेन। दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन हियर इज माइनर प्रिंसिपल प्लेन। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. शोएब आपको हुआ क्लियर? यस सर। आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। सर मैं पुरानी वो क्लास देख रहा था, फिर मैंने कोई बात नहीं। आपने देखा ना ये